आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। लास्ट टाइम हमने जनरल साइंस के एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने फिजिक्स के एमसीक्यूज कवर करे थे। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको कवर करेंगे, ऑप्शंस को एक्सप्लेन करेंगे और बहुत सारे कंसेप्ट आपको विद एमसीक्यूज सिखाए जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of। देखो ये कह रहा है कि गैल्वेनाइजेशन एक मेथड होता है जिसमें हम स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं रस्टिंग से। उसके ऊपर किसकी लेयर चढ़ाते हैं हम? ठीक है, कॉपर की लेयर चढ़ाते हैं, एल्यूमिनियम की, जिंक की या बायोक्साइड की। ठीक है, तो पहले आप खुद ट्राई करना, इन क्वेश्चन का आंसर देना, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है जिंक। अब पहले आपको समझना रस्टिंग क्या होती है। देखो आयरन है या स्टील है, उसके ऊपर आपने देखा होगा अगर वो बाहर पड़ा रहेगा तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है जिसको आप बोलते हो जंग लग गया आयरन को। ठीक है, दैट इज नॉन एज रस्टिंग, क्योंकि आयरन जो है जब एयर के कंटेक्ट में आएगा तो रिएक्शन होती है, तो उसकी वजह से रस्ट डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्राउन कलर की लेयर बनती है, प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। अब रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन से एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। उस मेथड में हम क्या करते हैं कि आयरन या स्टील के ऊपर किसकी लेयर चढ़ा देते हैं? जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, और उसकी वजह से जो आयरन है उसमें रस्टिंग नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जिंक। तो गैल्वेनाइजेशन में किसकी लेयर चढ़ाई जाती है? जिंक की। अब देखो जैसे आयरन को रस्ट लगता है ना, इसी तरह सिल्वर जो है, अगर आपके पास कोई सिल्वर का प्रोडक्ट होगा तो आप देखना टाइम के साथ उसमें क्या होती है, एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है। ये भी कोरोजन की फॉर्म है। ठीक है, सिल्वर में ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है क्योंकि सिल्वर जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? सल्फर के साथ, और क्या बन जाता है? सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है, इसलिए सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिल्वर के ऊपर किस कलर की लेयर आ जाती है, तो ब्लैक कलर की। इसी तरह कॉपर जो होता है वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बना देता है, और उसमें कौन सी कलर की लेयर आ जाती है? ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। ये कुछ चीजें आपको इसके रिलेटेड पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमनली यूज इंसेक्टिसाइड? तो देखो ये जो हमारी केमिस्ट्री में एग्जाम्पल्स के तौर पे ये बताया जा रहा है कि इंसेक्टिसाइड जो होते हैं इंसेक्ट को मारने के लिए यूज किए जाते हैं, उसकी एग्जाम्पल इनमें से हमें बताना है कि कौन है। ठीक है, बोर्डियक्स मिक्सचर है, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सिल एसिटिक एसिड है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन है, या आर्सेनिक है। तो इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है इंसेक्टिसाइड की? तो डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन जो है, डीडीटी जो होता है, आपको पता है वो इंसेक्टिसाइड के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। बट यहाँ पर ये दो जो ऊपर वाले हैं ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। ये जो 2,4 डाइक्लोरो डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है ना, इसके रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसको एज अ हर्बिसाइड यूज किया जाता है। आपके खेतों में जब हर्ब्स उग जाती हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम हर्बिसाइड यूज करते हैं। तो हर्बिसाइड की एक एग्जांपल है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो बोर्डियक्स मिक्सचर है ना, इसके बारे में भी आप देख लो। बोर्डियक्स मिक्सचर जो है ये फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड के तौर पे हम यूज करते हैं। देखो कई बार क्या होता है, कुछ हमारे पास ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम सजावट के लिए यूज करते हैं, उनके ऊपर बैक्टीरिया इफेक्ट डालते हैं या फंजाइज इफेक्ट डालते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए हम बोर्डेक्स मिक्सचर का यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट हो गए, कुछ हमारे पास फ्रूट्स हो गए, कुछ नट के ट्रीज हो गए, उनके ऊपर हम बोर्डेक्स मिक्सचर का यूज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 कहां कहां यूज होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर? देखो फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है आग बुझाने के लिए। ऐसे तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम आग बुझाने के लिए यूज करते हैं, वाटर को भी आग बुझाने के लिए यूज करते हैं, बट एक सोडा और सोडा एसिड टाइप कंपोजिशन है। देखो किन्हीं दो चीजों की एक कंपोजिशन है जिसको भी हम यूज करके आग को बुझा सकते हैं। तो वो किसकी सोल्यूशन है? सोडा एसिड टाइप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड की, सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड की, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की, या सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड की। इसका आंसर है ऑप्शन 1। जो एक सोल्यूशन है जो हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम से बहुत ऐसे डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ नहीं है, ये सोडियम बाई कार्बोनेट है, NaHCO3। इसमें अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दें तो इसको हम बोलते हैं सोडा एसिड टाइप सोल्यूशन, जिसको हम यूज करते हैं किसमें? फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क? तो खट्टे मिल्क में या दही हो गया, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ये क्वेश्चन आप सबको आना चाहिए। सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। तो इसका आंसर क्या है? लैक्टिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है सोर मिल्क में। इसी तरह सिट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो सिट्रिक एसिड
कहाँ पर प्रेजेंट होता है? देखो जैसे ऑरेंज हो गया, जो भी सिट्रस चीजें होती है उनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इनमें होता है सिट्रिक एसिड। फिर एसिटिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट होता है, तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह जो टैमरिन इमली होती है, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इमली में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो उसमें होता है टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि टार्टरिक एसिड और भी एक इंपॉर्टेंट चीज में प्रेजेंट होता है, जैसे एक इमली में मैंने आपको बता दिया, और कहां पर टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है ये आपने बताना है। इसी तरह टोमेटो जो हो गया, टमाटर जो है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड। देखो यहाँ पर तो मैं एमसीक्यू कवर कर रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके जनरल साइंस की सीरीज देखना, वहां पर ना मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी लाए हुए हैं, एमसीक्यू के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये जो क्वेश्चन है ना, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जनरल साइंस में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नोन एज कॉस्टिक सोडा? तो कॉस्टिक सोडा किसे कहते हैं? देखो नेम रिलेटेड केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका नाम ये है, इसका नाम क्या है, तो कुछ नाम हम देखते हैं। तो कॉस्टिक सोडा जो है वो किसको कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH को, NaHCO3 की, सोडियम बाइकार्बोनेट को, NaCl सोडियम क्लोराइड को, और Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट को किसको कहते हैं कॉस्टिक सोडा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH को हम क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। देखो सोडियम जो बाइकार्बोनेट है ना, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है? Na स्टैंड फॉर सोडियम, H फॉर हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट, इसका नाम क्या पड़ गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और इसको बेकिंग सोडा के तौर पे यूज करते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे यूज करते हैं? कॉस्टिक सोडा, Na स्टैंड फॉर सोडियम, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इसलिए इसका नाम पड़ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह जो Na2CO3 है, Na2CO3 मतलब सोडियम और कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है। सोडियम कार्बोनेट को हम एज अ वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा। देखो अगर हम सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलाइज कर दें, क्रिस्टलाइज करने का मतलब वाटर से रिएक्ट करा दें, तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 टाइम वाटर। तो जब सोडियम कार्बोनेट में 10 टाइम वाटर के क्रिस्टल्स भी होते हैं तो वो बन जाता है हमारे पास वॉशिंग सोडा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब इसी तरह कुछ और इंपॉर्टेंट जो नाम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड, उन सबको भी हम देख लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ड्राई आइस किसको बोलते हैं? ड्राई आइस या सॉलिड आइस किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम एक ब्लू विट्रॉइल कहते हैं कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट, कॉपर SO4 जो होता है सल्फेट के लिए यूज होता है। कॉपर सल्फेट किसको बोलते हैं? ब्लू विट्रॉइल को, ये आप याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रीन विट्रॉइल किसे कहते हैं? ग्रीन विट्रॉइल कहते हैं फेरस सल्फेट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं पर पेन डाउन कर लो, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑयल ऑफ विट्रोइल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रोइल कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको ऑयल ऑफ विट्रोइल भी कहते हैं, ये आपने याद रखना, ठीक है। इसी तरह एक चीज होती है साल्ट पैटर, साल्ट पैटर किसे कहते हैं? ये आपने याद रखना है, पोटेशियम नाइट्रेट को। तो साल्ट पैटर किसे कहते हैं? KNO3 को। इसी तरह एक जैसे साल्ट पैटर होता है, इसी तरह एक होता है चाइल्ड साल्ट पैटर या चिले साल्ट पैटर, आप इसको पढ़ सकते हो। चिले साल्ट पैटर किसे, ये किसको कहते हैं? ये हम कहते हैं सोडियम नाइट्रेट को। जैसे वो पोटेशियम नाइट्रेट है उसको साल्ट पैटर कहते हैं, इसी तरह साल्ट पैटर किसे कहते हैं? सोडियम नाइट्रेट को, ये आपने याद रखना है। इसी तरह एक आपने सुना होगा जिप्सम, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक होता है जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? देखो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड, कैल्शियम सल्फेट इतना तो आपको पता चलता है ना, Ca स्टैंड फॉर कैल्शियम SO4 सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड मतलब 0.2H2O। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड को हम बोलते हैं जिप्सम। बट अगर हम क्या करें, ये कैल्शियम सल्फेट लें, बट डाइहाइड्राइड की जगह अगर हम हेमीहाइड्राइड कर दें, हेमीहाइड्राइड मतलब हाफ वाटर ले लें, क्या ले लें? हाफ वाटर, तो ये बन जाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जिनके रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ऑयल ऑफ विट्रोइल कहते हैं, ग्रीन विट्रोइल किसे कहते हैं? फेरस सल्फेट को, पोटेशियम नाइट्रेट साल्ट पेटर होता है, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O होता है, ठीक है, डाइहाइड्राइड कहते हैं, और हेमीहाइड्राइड किसका केस होता है? POP का केस होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है फॉर योर एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके रिलेटेड हर एक एग्जाम में केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो इसी के रिलेटेड आ जाता है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोडीन टेस्ट इज यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ। देखो एक आयोडीन टेस्ट होता है, उसको हम यूज करते हैं किस चीज की प्रेजेंस है, इससे पता चलता है प्रेजेंस को चेक करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस किसी चीज में, फैट की, प्रोटीन की, या कार्बोहाइड्रेट्स की। तो बेसिकली हम आयोडीन टेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से बनते हैं।
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की हेल्प से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं दैट आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये सारे क्या है, प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, फैट जो है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, और इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की रेशियो होती है 1:2:1। ये भी आप याद रख सकते हो। और कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए हम आयोडीन टेस्ट का यूज करते हैं। इसी तरह प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है बायोरीड टेस्ट। बायोरीड टेस्ट कहते हैं इसको, बायोरीड टेस्ट का हम यूज करते हैं, ये आप याद रख सकते हो। फैट के लिए भी होते हैं जैसे एक्रोलीन टेस्ट, हबल टेस्ट, तो ये फैट के साथ एसोसिएटेड है। एक्रोलीन, हबल टेस्ट, तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आयोडीन टेस्ट और प्रोटीन के लिए इंपॉर्टेंट है ब्यूरेट टेस्ट। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है कार्बोहाइड्रेट में वो किस रेशियो में होते हैं, 1:2:1। ये चीजें आपने याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस एंड सीएनजी। बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपको पता ही है, जो हम गाड़ियों में यूज करते हैं, इज अ फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस, जो कि प्योर मानी जाती है फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। इसमें कंपोल्यूशन बहुत कम होता है। बायोगैस की बात करें तो बायोगैस कैसे बनती है, देखो ऑर्गेनिक मैटर जो भी है उसको अगर हम तोड़ें इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में नहीं, देखो जैसे कौ डंग वगैरह हो गया, अगर हम उसे डंप कर दें, ऊपर से बंद कर दें, तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब बैक्टीरिया उसको तोड़ेंगे तो क्या बनती है, बायोगैस, जिसको भी हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि बायोगैस और सीएनजी दोनों में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, मतलब इनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्रोपेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और इथेन। तो क्या पाया जाता है, मीथेन। मीथेन पाया जाता है बायोगैस और सीएनजी में, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट उसका यही होता है, ठीक है। अब देखो जो बायोगैस है ना, उसमें तो मीथेन भी पाया जाता है, और क्या क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाया जाता है। इसी तरह सीएनजी में मेनली मीथेन और इथेन ही पाया जाता है, ये आपने याद रखना। अगर हम बात करें मीथेन की, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए मार्श गैस का। कि मीथेन कौन सी गैस बनाती है, मार्श गैस, CH4। तो ये भी एक तरह का पॉल्यूटेंट ही है, ठीक है, मार्श गैस। और इसका मेजर सोर्स मीथेन का क्या है, पैडी फील्ड्स। जहां पर आप चावल लगाते हो ना, जहां पर भी कहीं पानी रुका होता है ना, वहां से ना मीथेन बहुत ज्यादा ओरिजिनेट होती है। जैसे हमारे पास पैडी होगी, जैसे मैंग्रोव्स हो गए, ठीक है। तो ये मेजर सोर्स माने जाते हैं मीथेन के, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर सोल्यूशन अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक इज। देखो एक नॉन मेटल है, पहली बात तो नॉन मेटल है, ठीक है, और पर्पल कलर सोल्यूशन बनाता है जिसको हम वाउंड्स पे यूज करते हैं, अगर आपको लग जाए, जख्म हो जाए, वहां पर यूज करते हैं, और एंटीसेप्टिक का काम करता है, ठीक है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन को खत्म करता है वहां से। वो कौन सा नॉन मेटल है, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और सल्फर। तो कौन सा, आयोडीन। आपने टिंक्चर ऑफ आयोडीन सुना होगा, टिंक्चर का मतलब ही यही होता है कि आयोडीन का एक पर्पल कलर सोल्यूशन बना के हम क्या करते हैं, उससे प्रोटेक्ट करते हैं, एज अ एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, बैक्टीरिया फंजाई, बैक्टीरिया को खत्म करते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज नोन एज आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्रग विच रिड्यूस फीवर इज नोन एज। ऐसी कौन सी ड्रग है जिसकी हेल्प से आपका फीवर जो है वो कम हो जाता है, जिसको फीवर को रिड्यूस करने में यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बार्बिटूरेट्स, एंटीसेप्टिक्स, एंटीपायरेटिक्स और एंटीबायोटिक। तो ड्रग्स जो फीवर को रिड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक्स। तो ये आपने याद रखना है, जो रिड्यूस करते हैं फीवर को उनके बोलते हैं एंटीपायरेटिक। अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स, तो आपको पता है अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है तो आप एंटीबायोटिक्स पिल्स लेते हो, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर हुई है तो उसके लिए लेते हो। एंटीसेप्टिक आप एक्सटर्नल यूज के लिए यूज करते हो बॉडी में, अगर सपोज करो आपको कहीं लग जाती है तो अगर इन्फेक्शन ना हो तो उस एक्सटर्नल यूज के लिए आप एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हो। और जो ये बार्बिटूरेट्स होता है ना, वो किसके लिए यूज होता है, अगर सपोज करो आपको ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, जैसे आपको हेडेक हो रही है, नींद नहीं आती, एक इंसोम्निया होता है, ठीक है, इंसोम्निया, आपने सॉन्ग भी सुना होगा जिसमें आपको नींद नहीं आती रातों को, ठीक है, उस केस में भी हम बार्बिटूरेट्स का यूज करते हैं। तो वो डिफरेंट रीजन हो सकते हैं नींद ना आने के, आप देख लेना अपने केस में कौन सा है, तो आप बार्बिटूरेट्स का यूज कर सकते हो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे, मेरी रिकमेंडेशन पे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं हमें बताना है, ठीक है। देखो पॉलीमर्स होते हैं ना, आइसोमर्स में चेन्स होती हैं, तो पॉलीमर्स एक चेन होती है, इसमें पीवीसी, बैकलाइट वगैरह चीजें आती हैं। तो पॉलीमर्स में ऐसा कौन सा पॉलीमर है जिसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं, देखो जो अपनी शेप को परमानेंटली चेंज कर लें हीट होने पे, अगर हम उनको हीट करें तो वो परमानेंटली चेंज हो जाए, ऐसे प्रोडक्ट्स को बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इनमें से कौन सा है, बैकलाइट। कौन सा है, बैकलाइट। तो बैकलाइट जो है उसको क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक पॉलीमर है, और जब भी हम इसको हीट करते हैं तो इसकी शेप जो है ये परमानेंटली क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पर्ल ऐश? तो पर्ल ऐश इनमें से किसे कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं, K स्टैंड फॉर पोटेशियम तो इसको बोलेंगे पोटेशियम कार्बोनेट, Ca स्टैंड फॉर कैल्शियम तो इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, बिकॉज CO3 कार्बोनेट होता है। तो सिंपल है, इनमें से कौन सा जो है उसको हम बोलते हैं पर्ल ऐश। तो पर्ल ऐश किसको कहते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट को, ये आपने याद रखना, ठीक है। ये एक व्हाइट कलर का पाउडर हम बोल सकते हैं, या व्हाइट सॉल्ट होता है, ठीक है, व्हाइट सॉल्ट होता है और ये पानी में सॉल्युबल होता है। कई बार ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, और इसको हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास एंड सोप। तो ग्लास हो गया और सोप बनाने के लिए हम इसका मेनली यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट मैंने आपको बता दिया, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट भी बता दिया। और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम? लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन, ये आपने याद रखना, ठीक है। देखो आप जनरल साइंस की सीरीज में जाओ, प्लेलिस्ट में जाके, मैंने बहुत सारे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के क्वेश्चन ऑलरेडी भी डाले हुए चैप्टर वाइज, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आप उन लेक्चर्स को भी जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज? देखो वाटर का फॉर्मूला क्या है? सिंपल है, H2O, ठीक है। हमने बताना है कि रेशियो क्या है। रेशियो क्या होता है? मतलब डिवीजन करनी है मास ऑफ हाइड्रोजन टू दैट ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के एटम के मास को डिवाइड कर देंगे मास ऑफ ऑक्सीजन का। देखो हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना होता है? 1, 1 एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पर 2 है तो 1 इंटू 2 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो मतलब इसको हमें 16 से डिवाइड करना है, तभी रेशियो निकलेगी। 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 16। इसको अगर हम काटें 2 1 जा 2 2 8 जा 16, तो रेशियो कितनी निकली? 1:8। तो 1:8 जो होती है वो रेशियो होती है मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या होती है। जैसे मैंने यहाँ पर निकाल के बता दी ना आपको, आपने कार्बन और ऑक्सीजन की चेक करके मुझे बतानी है कि CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन की क्या रेशियो होती है। तो ये आपने याद रखना है कि वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो 1:8, और कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा? तो वॉशिंग सोडा में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? देखो वॉशिंग सोडा के एक मॉलिक्यूल में कितने पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं? तो मैंने जब आपको अभी बताया था, देखो सिंपली है, इसको बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। बट जब इसे हम रिक्रिस्टलाइज कर देते हैं, मतलब हम इसे वाटर के साथ क्रिस्टल की फॉर्म में ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाते हैं? 10 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। किसके? वाटर के। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10। कितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वॉशिंग सोडा के एक मॉलिक्यूल में? ये वॉशिंग सोडा का एक मॉलिक्यूल है, इसमें पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 10। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा। तो 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के एक मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा में, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मरकरी सल्फाइड? तो मरकरी सल्फाइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कॉमन नेम क्या है? तो ये सारे जो ऑप्शन है सभी इंपॉर्टेंट है, इनके कॉमन नेम पूछे जाते हैं, इनके फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं। तो कॉमन नेम मरकरी सल्फाइड का फॉर्मूला होता है HgS। ये मरकरी और सल्फर की रिएक्शन से बनता है, ठीक है। जब रिएक्ट कराते हैं मरकरी और सल्फर को तो उससे बनता है, और इसका नाम क्या होता है? वर्मिलियन। क्या आपने याद रखना है? वर्मिलियम किसे कहते हैं? एक कॉमन नेम है मरकरी सल्फाइड का, HgS का कॉमन नेम है, तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह मार्श गैस, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, मीथेन इज मार्श गैस, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज मोहर साल्ट। मोहर साल्ट क्या है? अमोनियम फेरस सल्फेट। अमोनियम फेरस सल्फेट को हम बोलते हैं मोहर साल्ट, ठीक है। अमोनियम फेरस सल्फेट को हम बोलते हैं मोहर साल्ट। पोटैश एलम क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पोटैश एलम। तो ये आपने याद रखना। इसका फॉर्मूला होता है KAlSO4 का आउटर 2, मतलब इसके दो मॉलिक्यूल्स लेने हमें, सल्फेट के SO4 के 2 मॉलिक्यूल्स लेने, तो इसको बोलते हैं पोटैश एलम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। मार्श गैस CH4 हो गया। मोहर साल्ट होता है अमोनियम फेरस सल्फेट। वर्मिलियन क्या होता है? कॉमन नेम है मरकरी सल्फाइड का। इन चीजों को आपको याद ही रखना है, जैसे मरकरी सल्फाइड HgS होता है और इसको वर्मिलियन कहते हैं, मार्श गैस मीथेन होती है, ये तो सिंपल है। और मोहर साल्ट और पोटैश एलम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस पे मैंने आपको पूरा एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है केमिकल रिएक्शंस वाला, तो इससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने वो देखा तो आप इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर मार्क कर सकते हो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टू विच कैटेगरी ऑफ रिएक्शन डज द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन बिलोंग? तो केमिकल रिएक्शन डिफरेंट तरह की होती है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। अब क्वेश्चन में पूछा इनमें से कौन सी रिएक्शन है ये? NaCl सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ, Ag सिल्वर, NO3 नाइट्रेट, मतलब नाइट्रोजन का कंपाउंड है, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है,
NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनता है प्लस सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। अब ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स डिस्प्लेसमेंट या कॉम्बिनेशन? तो ये एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पर सोडियम के साथ क्लोरीन है, आगे जाके सोडियम के साथ नाइट्रेट हो गया, इसका मतलब क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस होकर Ag के साथ चला गया, AgCl बन गया। इसी तरह Ag के साथ पहले नाइट्रेट था और ये नाइट्रेट यहाँ से रिप्लेस होकर सोडियम के पास चला गया, तो सोडियम NaNO3 बन गया। इसका मतलब दोनों के जो कंपाउंड्स हैं वो आपस में रिप्लेस हो रहे हैं। जब दोनों रिप्लेस होते हैं दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एक रिप्लेस होता है, एक जो हाई एफिनिटी वाला जो होता है, जो हाई रिएक्टिव होता है, वो लो रिएक्टिव से ए को रिप्लेस कर देता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का एडिशन रिमूवल होता है, दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, वी कैन से। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दी, कॉम्बिनेशन होता है जब दो मिलकर आपस में एक बड़ा बनाते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दें। इसी तरह डिकम्पोजिशन होती है जब एक कंपाउंड टूट के एक से ज्यादा बन जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा, दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया भी है, रिएक्टिविटी सीरीज भी मैंने आपको बताई थी, उसकी ट्रिक भी बताई थी कि कौन सा हाईली रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव को कैसे रिप्लेस करेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ये सब चीजें आप उस लेक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। देखो मेटल जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, प्लस निकलती है हाइड्रोजन गैस, ये तो हमें पता है। बट एक ऐसा मेटल है जो पानी के साथ मतलब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट भी नहीं करता है, कोल्ड वाटर के साथ भी नहीं रिएक्ट करता, और हॉट वाटर होगा तब भी रिएक्ट नहीं करेगा, बट स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब हमने बताना है कि वो कौन सा मेटल है, कॉपर, सिल्वर, लेड या एल्यूमिनियम। तो इनमें से एल्यूमिनियम जो है वो एक ऐसा मेटल है जो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बट स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब भाप के साथ रिएक्ट करेगा और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा। तो इसका आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करी हुई है। आप रिएक्टिविटी वाला जो क्वेश्चन लाए केमिकल रिएक्शन में, उसमें देखना, वहां पर मैंने ये चीजें एक्सप्लेन करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, व्हाट इज द पीएच ऑफ लेमन जूस। उसकी पीएच क्या होती है, पीएच स्टैंड फॉर हाइड्रेट्स ऑफ फॉस्फेट। तो कितने मतलब प्रेजेंट है, मतलब पीएच वैल्यू बेसिकली रिप्रेजेंट करती है किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल की एसिडिटी या बेसिसिटी को, मतलब कितना एसिड है या बेसिक है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली पीएच में क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक इसका स्केल होता है। 7 पे होता है न्यूट्रल, कोई भी चीज जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी तो वो न्यूट्रल होगा। जैसे वाटर, प्योर वाटर है तो वो 7 पे होगा तो वो न्यूट्रल होगा, और 7 से कम होगा तो एसिड होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो वो बेस होगा। अब एसिड में भी जितना 0 के पास होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना 14 के पास होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब ये बात कर रहा है लेमन जूस की, तो लेमन जूस की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 2.5 होती है। इसका मतलब ये एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है लेमन जूस, आपने याद रखना। इसी तरह अगर हम कुछ देखें इंपॉर्टेंट जो है, जैसे अगर आपको पता है कि ब्लड ब्लड क्या होता है, ब्लड जो है हमारा वो स्लाइटली बेसिक होता है, तो ब्लड हमारा स्लाइटली बेसिक होता है, उसकी पीएच जो है 7.4 होती है, ये आपने याद रखना। सबसे ज्यादा बेसिक माना जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, नियर अबाउट बोला जाता है कि 14 के आसपास ही उसकी भी बेस, एज अ बेस उसको हम यूज करते हैं। एसिड में बात करें तो आपको पता है कि गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं उनकी एसिडिटी बहुत कम होती है, आपके जो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस एसिड बनते हैं आपके पेट में, तो उसकी 1.2 के अराउंड एसिडिटी होती है, ठीक है। ये पीएच वैल्यू के रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर करा है, चैडविक, मैडम क्यूरी, बैक्टेरियल और एस्टन। तो न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर करा है, चैडविक। देखो हमारा जो एक न्यूक्लियस, हमारा एक एटम है, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, ठीक है। केमिस्ट्री में इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है प्रोटॉन। उसके बाद यहाँ पर क्या घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, जिसके लिए डिफरेंट मॉडल्स हैं, उसके रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा, एग्जाम में पूछा जाता है, थॉमसन रदरफोर्ड मॉडल के रिलेटेड। अब यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है इसको डिस्कवर किसने किया था, चैडविक ने किया था 1932 के अराउंड। इसी तरह प्रोटॉन जो है वो रदरफोर्ड ने करा था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के तहत, और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा था। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आगे पीछे घूमते हैं, और न्यूट्रॉन जो है और प्रोटॉन वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी यही बताता है कि कितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर में, या कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में, न्यूट्रल एटम में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपने याद रखना है, इसका आंसर है चैडविक। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर करा था, चैडविक ने। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द टर्म न्यूक्लियॉन्स अप्लाइज टू। न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन आता है, देखो न्यूक्लियॉन्स मतलब वो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, न्यूक्लियस के अंदर दो ही पार्टिकल प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन इंडिविजुअली बोला है तो नहीं, प्रोटॉन इंडिविजुअली नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कलेक्टिवली जो बोलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेसिकली
stands for the particles which are present within the nucleus. I have explained that neutrons and protons are present inside the nucleus. I hope आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया है. अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन करें, पीडीएफ वहीं शेयर करेंगे. प्लस कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो वहां पर हम आपको बता देते हैं. डेली न्यूज़पेपर भी शेयर होता है, वहां पर क्विज भी होता है, सब फ्री है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप प्लेलिस्ट में जाएं, आपके पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं वहां पर. हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड कंटेंट हमने डाला हुआ है. एमसीक्यूज भी हैं, लेक्चर्स भी हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हो. तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.